नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव का नतीजा आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम संसद से लेकर इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी रिकॉर्ड बने हैं, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, सारे आज की इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले हम पूरे थ्योरी सेक्शन को पढ़ेंगे और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को देखिएगा और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले संसद। संसद आखिर होती क्या है? तो जो पार्लियामेंट शब्द है ना, इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। याद रखेगा, अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन किया गया है। और जो संसद है इसके 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जब आपसे पूछा जाए कि संसद के भाग कितने होते हैं, अंग कितने होते हैं, तो देखिए संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के सदन कितने होते हैं, हाउस कितने होते हैं, तो हाउस 2 ही हैं, एक राज्यसभा और लोकसभा। हाउस 2 हैं और जो अंग हैं वो 3 हैं। तो राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। तो जो राज्यसभा है इसे उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, और इसे राज्यों का परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। और जो लोकसभा है इसे निम्न सदन यानी लोअर हाउस कहा जाता है और इसे लोगों का सदन, हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए हमने ये पढ़ लिया कि संसद यानी कि पार्लियामेंट का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में है। तो जो अनुच्छेद 81 है ना, ये लोकसभा के गठन व संरचना की बात करता है। जैसे ये लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो अनुच्छेद 81 लोकसभा के फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर की बात करता है। तो इसमें बताया गया है, तो देखिए जो हमारी लोकसभा है ना, इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। तो 530 और 20 कितने हुए? 550। और 2 सदस्य पहले एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, लेकिन अब एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं चुने जाते। तो जो संविधान का 104वां संशोधन हुआ था ना, याद रखिएगा, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों से, यानी कि पार्लियामेंट और जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं ना, उनसे एंग्लो इंडियन की जो रिजर्व सीटें होती थी इनको समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब जो ये 2 एंग्लो इंडियन हैं इन्हें नहीं चुना जाता, ये समाप्त कर दिया गया है। तो अधिकतम 552 सदस्य हैं, जिसमें से पहले 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते थे और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुने जाते हैं। और 2 एंग्लो इंडियन का जो है ये अब खत्म कर दिया गया है। और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वर्तमान में 524 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। टोटल कितने हो गए? 543। तो जो अभी चुनाव हुए हैं इसमें कितने सदस्य चुने गए हैं? तो 543 सदस्य चुने गए हैं। 524 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं और 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश है ना, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं, ये आपसे पूछ ली जाती हैं। तो जो टॉप 5 स्टेट हैं, यानी कि टॉप 5 राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक सीटें हैं, वो हम देख रहे हैं लोकसभा के। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, ये दूसरे नंबर पर आता है। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं, ये तीसरे नंबर पर आता है। बिहार में 40 सीटें हैं, ये चौथे नंबर पर आता है। और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, ये 5वें नंबर पर आता है। तो बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि भारत में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में लोकसभा की सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 सीटें हैं। नंबर 1 पर आप देख रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश है। नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। और बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों की, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों से भी सदस्य चुने जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो केंद्र शासित प्रदेशों में सीट है वो दिल्ली के पास है। कितनी सीट है? तो 7 सीटें हैं दिल्ली के पास, याद रखिएगा। तो 7 सीटें हैं दिल्ली के पास। पुदुचेरी के पास 1 सीट है,
जम्मू कश्मीर के पास 5 सीटें हैं, अंडमान और निकोबार के पास 1 सीट है, चंडीगढ़ के पास भी 1 सीट है, दादरा नगर हवेली दमन और दीव के पास 2 सीटें हैं, लद्दाख के पास 1 सीट है और लक्षद्वीप के पास भी 1 सीट है। तो सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो दिल्ली के पास हैं। कितनी सीटें हैं? तो 7 सीटें हैं। और राज्यों में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के पास हैं। उसके बाद देखते हैं। तो देखिए, जो इस बार का लोकसभा चुनाव हुआ है ना, ये 18वां लोकसभा चुनाव है। 18वां लोकसभा चुनाव है। पहले 17वीं लोकसभा चल रही थी। तो 17वीं लोकसभा का जो डेट थी 16 जून से पहले 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कराना था और चुनाव करवा लिया गया है। ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। कितनी पार्लियामेंट सीटों पर हुआ है? तो 543 सीटों पर ये चुनाव हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि किस वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो जनरल के लिए 412 सीटों का आरक्षण है, एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो जो आर्टिकल 83 है ना, अनुच्छेद 83 है, इसमें क्या कहा गया है कि लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में एक बार होना चाहिए। तो आपको पता ही है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है ये 5 साल में एक बार होता है और निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। तो 18 वर्ष जिसकी आयु हो चुकी है वो इसमें भाग ले सकता है। और जो वयस्क मताधिकार है इसकी पहले उम्र कितनी थी? पहले जो आयु थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी। यानी कि अगर आपको वोट देना है तो वोट देने की आयु कितनी होती थी? 21 वर्ष होती थी। परंतु 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत ये उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत बार पूछा गया है कि जो मतदान करने की उम्र है ये 18 वर्ष कब की गई? तो 1989 में 61वें संविधान संशोधन से जो उम्र की सीमा है ये 18 वर्ष कर दी गई है। पहले कितनी थी? तो पहले ये 21 वर्ष हुआ करती थी, याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। तो 2024 में जो भारतीय आम चुनाव हुए हैं ये कब से कब तक हुए हैं? तो 19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक ये चुनाव चले हैं और 18वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कराने के लिए निर्धारित किया गया है। तो जो चुनाव के दौरान ये 18वीं लोकसभा का जो चुनाव चला है इसमें कितने सदस्य चुने जाएंगे? तो 543 सदस्य चुने जाएंगे और ये चुनाव 7 चरणों में चला है, 7 स्टेज में चला है। ये इम्पोर्टेंट है। ये आपसे पूछा जाएगा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में हुआ है? तो 7 चरणों में हुआ है और चुनाव के नतीजे आपको पता है कि 4 जून 2024 को घोषित किए गए हैं। और यह अब तक के इतिहास में, यानी कि देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा जो 2019 के भारतीय आम चुनाव को भी पीछे छोड़ देगा। और ये 44 दिनों तक चला है। ये जो चुनाव हुआ है कितने दिनों तक? 44 दिनों तक चला है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 1.4 अरब जनसंख्या से 968 मिलियन यानी कि 96.8 करोड़ लोगों ने वोट देने के योग्य थे, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 70% है। ये तथ्य इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी जनसंख्या है उसमें से 96.8 करोड़ लोग वोट देने के योग्य थे, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 70% है। और इसमें से 64.2 करोड़ मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया, जिसमें से 31.2 करोड़ महिलाएं थीं। तो देखिए 3 फैक्ट यहाँ पर हैं। टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर थे वो कितने थे? 96.8 करोड़। इतने लोग वोट देने के योग्य थे, यानी कि रजिस्टर्ड वोटर थे। लेकिन इनमें से कितने लोग वोट देने गए जिन्होंने मतदान में भाग लिया? तो 64.2 करोड़ लोगों ने, जिसमें से महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 31.2 करोड़ महिलाएं थी। ये इम्पोर्टेंट है और यह महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी वाला चुनाव है। तो सबसे अधिक भागीदारी जो महिलाओं की भारतीय चुनाव में हुई है ये इस बार के चुनाव में हुई है। कितनी महिलाओं ने? तो 31.2 करोड़ महिलाओं ने भाग लिया है, याद रखिएगा। के बाद आगे देखते हैं। तो 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और 10 साल बाद देश में किसी दल को भी बहुमत नहीं मिला है, किसी भी दल को मेजोरिटी नहीं मिली है। एनडीए को बहुमत मिल गया है लेकिन भाजपा बहुमत से चूक गई है। तो जो एनडीए है ये क्या है? अलायंस है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का। तो जो बीजेपी है उसको तो बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसके अलायंस को, गठबंधन को बहुमत मिल गया है। तो बीजेपी एक बार फिर से
देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी है और इसे चुनाव में 240 सीटें मिली हैं। आगे हम देखेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, पर यहाँ पर आप देख लीजिए कि 240 सीटें बीजेपी को मिली हैं और कांग्रेस 99 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और वहीं बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर जीत मिली है, जहां पर समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं 37 और कांग्रेस ने भी यूपी में 6 सीटें जीती हैं। तो इस बार सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली हैं 240 सीटें। दूसरे नंबर पर कौन रहा है? तो कांग्रेस रही है 99 सीटों के साथ। अब हम आगे देखते हैं। तो जैसे कि 543 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ है और इसमें से 272 सीटें चाहिए मेजोरिटी के लिए। अगर किसी दल को अपनी सरकार बनानी है या किसी पार्टी को अपनी सरकार बनानी है, कितनी सीटें चाहिए? 272 सीटें चाहिए, जिसमें से आप देखेंगे कि जो एनडीए गठबंधन है इसको 292 सीटें मिली हैं और जो इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, यानी कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, इन्हें 234 सीटें मिली हैं। तो कितनी सीटें चाहिए? 272 सीटें चाहिए। तो जो एनडीए है इसे 292 सीटें मिली हैं, यानी कि इसने बहुमत का जो आंकड़ा है इसे पार किया है। लेकिन वैसे देखा जाए बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया है, बल्कि सहयोगी दलों के साथ इसने बहुमत का आंकड़ा पार किया है। और इस बार वोटिंग टर्नआउट कितना हुआ है, यानी कि कितना मतदान हुआ है? तो 66.3% मतदान इस बार हुआ है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर 100 रजिस्टर्ड वोटर हैं तो उसमें से 66 वोटर्स ने वोट डाला है। 66.33% है, पर आप ऐसे समझ लीजिए कि लगभग 66 लोग वोट देने गए हैं, बाकी लोग वोट देने नहीं गए। तो मतदान का प्रतिशत कितना रहा है? 66.33% रहा है। और पिछली बार से देखा जाए तो 1.07% मतदान में गिरावट आई है। पिछली बार 1.07% ज़्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार प्रतिशत की बात कर रहा हूँ मैं, इस बार 66.33% मतदान हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो अलायंस हैं, एक है एनडीए और एक है इंडिया। तो एनडीए अलायंस क्या है? तो एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में ये गठबंधन बना था और ये बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का गठबंधन है। याद रखिएगा, एनडीए जो है ये बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का गठबंधन है। और जो इंडिया अलायंस है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इसकी फुल फॉर्म है। और ये कब बना? तो इसकी जो स्थापना हुई है 17 जुलाई 2023 को, चुनाव से पहले ही इंडिया अलायंस बना है। इससे पहले जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल थे, इनके अलायंस का नाम यूपीए था, लेकिन अब इनके अलायंस का नाम क्या है? इंडिया अलायंस। और ये 17 जुलाई 2023 को बना है और इसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दल शामिल हैं, याद रखिएगा। तो आगे हम पार्टी वाइज रिजल्ट देख लेते हैं कि किस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोटिंग मिले हैं। तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है ना, बीजेपी, इसको सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली हैं, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। तो 240 सीटें इसे मिली हैं बीजेपी को। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही है, कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही है, उत्तर प्रदेश की रीजनल पार्टी है, इसे 33 सीटें मिली हैं। चौथे नंबर पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस रही है, इसे 29 सीटें मिली हैं, ये ममता बनर्जी की पार्टी है। और पाँचवें नंबर पर डीएमके रही है, इसे 22 सीटें मिली हैं। और छठे नंबर पर टीडीपी रही है, यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, और इसे 16 सीटें मिली हैं। और छठे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड रही है, इसे 12 सीटें मिली हैं। और जो ये टीडीपी है और जनता दल है, इसका इस समय महत्वपूर्ण योगदान है बीजेपी के साथ सरकार बनाने का। अगर ये अपना बहुमत पीछे खींच लेते हैं, अगर ये एनडीए अलायंस से बाहर निकल जाते हैं, तो बीजेपी के साथ इनकी सरकार नहीं बन पाएगी, यानी कि एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी। इनकी सीटें शामिल होती हैं तभी जो एनडीए है बहुमत का आंकड़ा पार कर पाती है। तो इस समय ये दोनों ही पार्टियां किंग मेकर के रोल में हैं, टीडीपी और जनता दल। टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, ये आंध्र प्रदेश की रीजनल पार्टी है। और जनता दल बिहार की नीतीश कुमार की पार्टी है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पार्टी वाइज वोट शेयर कितने हैं। पीछे तो हमने देखा सीटें किसको कितनी मिली हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि किसको कितनी वोटिंग मिली है। तो सबसे ज़्यादा जो वोटें हैं वो बीजेपी को मिली हैं 36.5%।
दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही है, इसे 21.2% वोटें मिली हैं। और तीसरे नंबर पर अदर्स है, जिसे 7.03%। चौथे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही है 4.58% के साथ। और पाँचवें नंबर पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी वाली पार्टी है 4.3% वोटों के साथ। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो बीजेपी को वोटें मिली हैं इसका परसेंटेज कितना है बीजेपी का, तो कितना है 36.5%। और कांग्रेस का प्रतिशत कितना है, तो कांग्रेस का प्रतिशत है 21.2%। ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ है ना, अगर बात की जाए रजिस्टर्ड वोटर के कितने थे, तो 96.8 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड वोटर थे, जिसमें से पुरुषों की संख्या कितनी है 49.7 करोड़ और महिलाओं की संख्या है 43.1 करोड़। और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे ना, उनकी संख्या कितनी थी, तो 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, जिनकी उम्र 18 से लेकर 19 साल की थी। और जो PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांग वोटर्स की संख्या कितनी थी 88.4 लाख। और सर्विस इलेक्टर्स कितने थे 19.1 लाख। सेंचुरियन मतलब क्या होता है, जिनकी उम्र 100 साल या उससे ज़्यादा है, ये वोटर्स कितने हैं 2.18 लाख। ट्रांसजेंडर वोटर कितने हैं 48,000। और 85+ एज वोटर्स कितने हैं 82 लाख। तो आपको इतनी ज़्यादा जो फैक्ट हैं ये तो नहीं याद रखने, बस आपको इतना याद रखना है इस बार के रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं 96.8 करोड़। और फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं, तो फर्स्ट टाइम वोटर्स ये भी इंपॉर्टेंट होता है 1.8 करोड़। आपको इतना याद रखना है। तो इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, इसकी टैगलाइन क्या है, टैगलाइन आपको याद होनी चाहिए जो कि चुनाव आयोग ने दी थी। तो इस बार की टैगलाइन है चुनाव का पर्व देश का गर्व। याद रखिएगा क्या है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। उसके बाद आगे देखते हैं। तो इस बार चुनाव आयोग ने इतना बड़ा चुनाव हो रहा है तो उनके सामने कुछ चैलेंजेस थे, कुछ चुनौतियां थी, जिसे चुनाव आयोग ने 4M कहा है। जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, इन्हें 4M कहा है। 4M यानी कि पहला M है मसल यानी कि जो शक्ति लगाई जाती है, ताकत लगाई जाती है, क्योंकि चुनाव में धांधली भी होती है ना, तो मसल पावर भी लगती है। दूसरा है मनी। तीसरा चैलेंजेस है मिस इन्फॉर्मेशन। और चौथा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन, यानी कि जो आचार संहिता लागू है उसका अगर वायलेशन होता है। ये 4 चैलेंजेस थे चुनाव आयोग के आगे, मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये आपको याद होने चाहिए। तो आगे अब हम देखते हैं। तो जो ये चुनाव है ये कराया किसने है, चुनाव आयोग ने करवाया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि जो चुनाव है वो कौन करवाएगा, तो संविधान के अनुच्छेद 324 में ये निर्वाचन आयोग को जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी दी गई है कि वो चुनाव संपन्न करवाएगा। और भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये कौन है, तो भारत का चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का प्रमुख होता है। आगे हम देखेंगे कि मुख्य चुनाव आयोग है कौन, इसके नियुक्तिकर्ता कौन होते हैं, यानी कि मुख्य चुनाव आयोग को कौन अपॉइंट करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति इन्हें अपॉइंट करते हैं। और इनकी अवधि कितनी होती है, कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ये उनका कार्यकाल होता है। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, पहले हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं कौन, सुखबीर सिंह संधू। याद रखेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। निर्वाचन आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है, तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। तो वर्तमान में मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था ये कब हुआ था, तो भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। और 1951-52 में जब पहला आम चुनाव हुआ था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तब भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आम चुनाव के माध्यम से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे,
तो पहली बार जो चुनाव हुआ था तो पहले प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और इसी के साथ याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले वोट देने की जो आयु सीमा होती थी वो 21 वर्ष होती थी, लेकिन बाद में इसे घटा दिया गया था। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत ही ये घटाया गया था। पहले जो आयु सीमा थी 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और इस संशोधन का परिणाम यह हुआ कि 1989 में जब चुनाव संपन्न हुआ था ना, जो 10वें चुनाव हुए थे, उसमें 18 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के तकरीबन 3.5 करोड़ मतदाताओं ने पहली बार मतदान में हिस्सा लिया था। क्योंकि पहले जो आयु सीमा थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन अब 18 वर्ष वालों को भी शामिल कर लिया गया। तो अब 3.5 करोड़ एडिशनल मतदाता आ गए। ये पहली बार हुआ था कब? 1989 के चुनाव में। तो ये 61वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। याद रखिएगा कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की उम्र सीमा कर दी गई थी। उसके बाद आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो इस बार के लोकसभा चुनाव में हुए हैं। तो देखिए, सूरत एक निर्वाचन क्षेत्र है जो कि गुजरात में है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ के निर्वाचन क्षेत्र के दौरान मुकेश दलाल, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, इनके खिलाफ कोई अन्य उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ। इसीलिए इन्हें किसी भी मतदान की आवश्यकता नहीं हुई और इन्हें सीधा विजेता घोषित कर दिया गया, सीधा निर्वाचित कर दिया गया। यानी कि पहले जो कांग्रेस और अन्य पार्टियों के सदस्य थे, उन्होंने अपना नामांकन तो किया था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं था। ये जो है, इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं था। तो मुकेश दलाल सूरत के निर्वाचन क्षेत्र के थे, याद रखिएगा। इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं था, इसीलिए इन्हें निर्विरोध जिता दिया गया। उसके बाद आगे देखते हैं कि इंदौर लोकसभा सीट में इस बार काफ़ी चर्चा में रही है। आपसे पूछा जा सकता है ये लोकसभा सीट चर्चा में क्यों रही? क्योंकि यहाँ पर पहले जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिनका नाम था अक्षय कांति बम, इनका नाम था, इन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। जिससे क्या हुआ कि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी खड़ा ही नहीं हो सका। और अब चुनाव नतीजों में जो यह सीट थी, नोटा के पड़े वोटों के चलते चर्चा में आ गई। क्योंकि जो कांग्रेस का प्रत्याशी था, इसने आखिरी समय पर धोखा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कांग्रेस ने ये प्रचार किया कि आप लोगों को अपना जो रोष है ये जताने के लिए आप जो है नोटा बटन दबाएं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी खड़ा ही नहीं है। तो नोटा का मतलब क्या है? नन ऑफ द अबव, यानी कि जो ऊपर में से हम किसी को भी नहीं चुन रहे, कोई भी कैंडिडेट नहीं चुन रहे। तो पहली बार रिकॉर्ड बन गया। तो बीजेपी के प्रत्याशी की जीत तो हो गई, क्योंकि नोटा आप जितना मर्जी दबा दीजिए, नोटा के दबाने से जो वोट हैं वो उसके अलावा जो दूसरा प्रत्याशी है उसे भले नोटा से कम वोटें भी मिली हैं, तब भी उसी को जिताया जाएगा। तो बीजेपी के प्रत्याशी की जीत तो हो गई, लेकिन इस सीट पर दूसरे नंबर पर नोटा रहा। नोटा को लगभग 2,18,674 वोट मिले हैं। कहाँ पर? इंदौर में। और यह अब तक का रिकॉर्ड बन गया। इतनी कभी भी, मतलब कि नोटा पर कभी भी इतने वोट नहीं मिले हैं। तो इंदौर में असाधारण परिणाम यह है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अब तक नोटा को इतने वोट कभी नहीं मिले थे। पिछला जो रिकॉर्ड था नोटा का, ये कितना था? तो बिहार में 2019 में था, जब नोटा पर 51,660 मतदाताओं ने इस विकल्प को चुना था। ये कब चुना था? तो 2019 में चुना था। लेकिन इस बार कितना है? 2,18,674 वोट मिले हैं नोटा पर। याद रखिएगा, कहाँ पर? तो इंदौर में। तो आगे अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं आपको कितने प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न सही होते हैं। तो 18वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए गए थे? 5 चरणों में, 6 चरणों में, 7 या 8 चरणों में? तो आपको पता ही है कि जो 18वें लोकसभा चुनाव हुए हैं ये कितने चरणों में आयोजित हुए हैं? तो 7 चरणों में आयोजित हुए हैं। अगला प्रश्न है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? तो कितना प्रतिशत मतदान इस बार के लोकसभा चुनाव में कितनी कमी आई है 2019 के मुकाबले में? तो मैंने आपको बताया था कितनी कमी आई है, तो 1.07%। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान
मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो इनका नाम है राजीव कुमार। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना था? तो 2024 का जो चुनाव हुआ है, मतदान प्रतिशत कितना है? तो 66.33%। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में गठबंधन इंडिया का पूरा नाम क्या है? तो जो इंडिया अलायंस है, इसका पूरा नाम क्या है, यह बताइए। तो इंडिया अलायंस का पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? तो बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? तो बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगर बात की जाए कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं और बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 18वें लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कितनी सीटें जीती हैं, तो 99 सीटें जीती हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो लोकसभा की सबसे अधिक सीटें कहाँ पर हैं? तो उत्तर प्रदेश में हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किसके पास हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश में बात किया जाए तो सबसे अधिक लोकसभा सीटें दिल्ली के पास हैं। और कितनी सीटें हैं? तो 7 सीटें हैं दिल्ली के पास। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अनुसूचित जाति के लिए पूछा गया है, यहाँ पर आएगा कितनी सीटें आएंगी, आप बताइए। ऑप्शन गलत है, फिर भी आप बताइए कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आएंगी। तो देखिए यहाँ पर 47 की जगह 84 आना था। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। बात की गई है एससी के लिए, तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 84 सीटें आरक्षित हैं। तो यहाँ पर ये आप समझ लीजिए ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न अब देखते हैं, तो भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये हमने पहले भी देख लिया कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो राजीव कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की जो आयु सीमा है इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? तो बताइए कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 61वां संविधान संशोधन था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि 2024 में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ है? 20वां, 17वां, 18वां या 19वां? ये 18वां लोकसभा चुनाव हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? तो कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।